नाजरीन आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी जी सलाम पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। जी सलाम पर आज से नए प्रोग्राम ग्राउंड जीरो का आगाज हो रहा है। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर बारीकी से आपसे जुड़े मुद्दों को जान और समझकर गैर जानिबदाराना तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हम और हमारे एक्सपर्ट्स मिलकर उस रिपोर्ट के हर पहलू को जांचेंगे और परखेंगे और फिर उसे तैयार कर बेबाकी से पेश करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपसे जुड़े तमाम मुद्दों को मुल्क के सियासतदानों, अफसरशाहों और रहनुमाओं तक पहुंचाएंगे ताकि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोग आपकी परेशानियों को जान सकें और समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। ग्राउंड जीरो में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों से भी वाकिफ कराएंगे। इस दौरान किसी जिम्मेदार या फिर किसी एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। प्रोग्राम के आखिर में आज की तारीख भी पेश की जाएगी ताकि आप आज के साथ साथ कल यानी माजी को भी अच्छे से जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो का पहला शो। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं मुल्क और बैरून मुल्क की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर चर्चा फिर शुरू हो गई है। आज मनमोहन सिंह के घर पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के इम्कानात पर चर्चा हुई। महबूबा मुफ्ती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल सकती हैं। कश्मीर में कल कांग्रेस के बड़े लीडरान की मीटिंग होगी। मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। कांग्रेस अपने लीडरान का मूड जानने के बाद ही फैसला लेना चाहती है। महबूबा गुज़िश्ता 2 दिन से दिल्ली में है। जराये के मुताबिक पीडीपी को पार्टी टूटने का खौफ सता रहा है, इसलिए वो सरकार बनाना चाहती है। लोकपाल की तकर्रुरी में हो रही ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो 10 दिन के अंदर मुल्क में लोकपाल की तकर्रुरी के वक्त की मियाद तय करके उसे इत्तला दे। मरकज की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लोकपाल की तकर्रुरी के ताल्लुक में सरकार की तरफ से मुहैया तहरीरी हिदायत सौंपी। बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जुलाई तय की है। निकाह हलाला और एक से ज्यादा निकाह पर मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जल्द जवाब दायर करेगी। समीना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके इसे खत्म करने का मुतालबा किया है। समीना बेगम ने कोर्ट से अपील की है कि उनकी अर्जियां पर जल्द सुनवाई हो। समीना जब आज कोर्ट के बाहर आई तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें अर्जी वापस लेने की धमकी मिल रही है। धूले में अफवाह के बाद पीट कर कत्ल के मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो में दिख रहे दूसरे मुल्जिमीन की पहचान की कोशिश हो रही है। पुलिस उस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी कराएगी जिसमें पिटाई का वीडियो बनाया गया है। वीडियो में दिख रहे मुल्जिमीन की तलाश के लिए पुलिस ने 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं। नासिक रेंज के स्पेशल आईजी चेरिंग दोरजे खुद जाँच की निगरानी कर रहे हैं। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी, उसके भाई और कंपनी के एग्जीक्यूटिव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंटरपोल ने तीनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से 192 ममालिक में नीरव को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। कारोबारी नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का इल्जाम है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नीरव मोदी मुल्क से फरार हो गया है। उसे वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में एक साथ 11 लोगों की मौत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। पुलिस इस मामले में अंधी तकलीद का भी पहलू मानकर चल रही है। बताया जा रहा है कि ये कुनबा मजहबी था, लेकिन जितने सवाल हवा में तैर रहे हैं उससे ज्यादा लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस केस की उलझी हुई पहेली ने सबको हैरत में डाल दिया है। हालांकि इस पूरे कुनबे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मिलनसार और नेक दिल था, जो हर वक्त सभी की मदद के लिए तैयार रहता था। इसे मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी कहें या फिर सरकारी नौकरियों का खुमार। हाल ही में रेलवे की तरफ से निकाली गई नौकरियों के लिए मुल्क की 1% से ज्यादा आबादी ने अप्लाई किया है। रेलवे की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे की 90,000 पोस्ट के लिए 2.4 करोड़ अर्जियां मिली हैं। अफसरान के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब रेलवे में नौकरी के लिए मिलने वाली एप्लीकेशन 1 करोड़ के पार पहुँच गई है। रेलवे खाली ओहदे को भरने के लिए बड़ी भर्ती मुहिम चला रहा है। हिंदुस्तानी फौज की ताकत जल्दी ही बढ़ने वाली है। हिंदुस्तान अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के पहले बैच को शामिल करने के अमल में है। इसे 6ठे कामयाब टेस्ट के बाद अब ये सिर्फ रस्म अदायगी भर है। अग्नि 5 की मारने की सलाहियत के दायरे में चीन के किसी भी इलाके को टारगेट बनाकर भेजा जा सकता है। इस मिसाइल से मुल्क की फौजी ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान में इस बार आम इंतखाबात में ख्वातीन की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, जिसके तहत हर पार्टी को नॉर्मल सीटों पर भी कम से कम 5% ख्वातीन को टिकट देना जरूरी है। हालांकि पहले से ही नेशनल असेंबली की 342 सीटों में 60 ख्वातीन के लिए रिजर्व थीं।
लेकिन नए कानून के तहत मुल्क में ख्वातीन की नुमाइंदगी और बढ़ गई है। टिकट पाने के बाद खातून उम्मीदवार तशहीर में जुट गई हैं। मौजूदा इंतखाबात के मद्देनजर पाकिस्तान की खातून उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम मरियम नवाज शरीफ का है, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी हैं। वो नेशनल असेंबली सीट 125 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। अफगानिस्तान में सिख तबके को निशाना बनाकर खुदकश हमला किया गया। इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। जलालाबाद में इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब सदर अशरफ गनी वहां के दौरे पर थे। ये हमला सीधे तौर पर अकलियती सिख तबके की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया। सिख और हिंदू तंजीमों से जुड़े लोग अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मिलने के लिए जा रहे थे। हमलावर ने गाड़ी के पास आकर खुद को उड़ा लिया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग जख्मी हो गए। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो शो का आगाज दिल्ली से करते हैं। दिल्ली इस मुल्क की दारुल हुकूमत है और आपको बताएंगे कि 70 बरस बाद भी इसके कुछ इलाके किस तरीके से बहुत सारी परेशानियों से दो चार हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की, जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 70 बरस बाद भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो कौन कौन सी परेशानियों से दो चार हैं, क्या उनकी शिकायतें हैं, किस तरीके से लीडरान इंतखाबात के वक्त, वोट मांगते वक्त उनसे वादे करते हैं, उनसे दावे करते हैं और फिर वो मुकर जाते हैं। तो आज आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के जरिए हम वहां की सच्चाई को आपके सामने पेश करेंगे। लाल किला और जामा मस्जिद जैसी तारीखी इमारतें न सिर्फ दिल्ली की पहचान है, अलबत्ता दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि को भी मजबूत करती हैं। पुरानी दिल्ली की इन विरासतों को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और ये सब विरासतें चांदनी चौक पार्लिमानी हलके में आती हैं। चांदनी चौक इलाका यूं तो किसी पहचान का मोहताज नहीं, सरकार की भी खास नजर इस पर रहती है। लेकिन ये सच है कि जो तरक्की के दावे और वादे इस इलाके को लेकर लीडरान करते रहे, काम के नाम पर असल में वो खास नजर नहीं आते। आज हालात ये हैं कि चांदनी चौक की पहचान ट्रैफिक जाम, भीड़ और बदइंतजामी की वजह से होने लगी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट मानी जाती रही है। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो 2014 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां से इंतखाब जीता। आम आदमी पार्टी के आशुतोष और कांग्रेस के कपिल सिब्बल को उन्होंने पटखनी दी। 1 लाख वोटों से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर कुल 14,13,535 वोटर हैं। 7,83,545 मर्द वोटर तो वहीं 6,29,990 खातून वोटर हैं। अब तक कुल यहां से 9 कांग्रेसी सांसद मुंतखब हुए हैं। 2004 और 2009 में यहां से कपिल सिब्बल ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त इस सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी के आशुतोष और कांग्रेस के कपिल सिब्बल को पटखनी दी थी। चांदनी चौक इलाके में कारोबारी तबके की तादाद काफी है। इस सीट पर 30 से 35% कारोबारी तबके का कब्जा है। चांदनी चौक लोकसभा सीट इलाके में रहने वाले लोग जाम, बढ़ती भीड़ के दबाव और बदइंतजामी से रोजाना जूझते हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट पूरी पुरानी दिल्ली को कवर करती है, लिहाजा यहां जाम बड़ा मसला है। ट्रैफिक का कोई ऐसा माकूल सिस्टम नजर नहीं आता जिससे निजाम बेहतर हो। हालांकि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट के नाम को लेकर के काम करने की बड़ी बड़ी बातें हर दौर में होती रही, लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ फाइलों और मीटिंगों तक ही महदूद होकर रह गया। आज भी हालात वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि 5 या 10 साल पहले थे।
चांदनी चौक लोकसभा सीट पर लोग अपने सांसद हर्षवर्धन से नाराज दिखते हैं। उनका कहना है कि वादे सिर्फ वादों तक ही महदूद है, काम कुछ भी नहीं हुआ। वादे तो सारे सब फेल हो गए, वादे कुछ नहीं है। जो 4 साल हो गए हैं उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। पुल है वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक, जो होना चाहिए था, जो जिसकी जरूरत है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हॉस्पिटल्स बने हुए, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। चांदनी चौक लोकसभा इलाके में आजाद मार्केट इलाका भी आता है। यहाँ पिछले 1 दहाई से भी ज्यादा वक्त से एक पुल बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं हो पाया। आजाद मार्केट के लोग इससे बेहद परेशान हैं। पुल का काम पूरा ना होने की वजह से जहां जाम की दिक्कत आम है, तो वहीं यहां सालों से उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। देखिए, वादे तो बीजेपी सरकार ने काफी करे, मगर वादे यहाँ पर जितने करे उसमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। ये रानी झांसी जो फ्लाईओवर है, तो इसमें इन्होंने नारियल फोड़ा था कि हम ये जो है 4 साल में 3 साल में हम पूरा कर देंगे। आज 12 साल हो गए, आज ये जो है आज ये फ्लाईओवर अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखिए कि निकलना भारी हो रहा है, ट्रैफिक इतना जाम रह रहा है, मट्टी इतनी उड़ रही है, धूल मट्टी इतनी है, बीमार हो रहा है, एलर्जी हो रही है। जो वादे हो रहे हैं कोई पूरे हो रहे हैं, वो घंटों घंटों खराब हो जाते हैं। यहाँ पर कईयों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, इनको परवाही नहीं है। यहाँ लोग हम बीमार हो रहे हैं। सब झूठी बातें हैं, अब आपके सामने है। ये पुल को देख लो कितने सालों से चल रहा है। इनकी गवर्नमेंट नीचे भी है, ऊपर भी नहीं की है। 800 करोड़ से चालू हुआ था, आज 1800 करोड़ तक पहुंच गया है। इतना सोने का पुल बन जाता है। मैं तो देख के हैरान हो रहा हूं, बार बार ये पुल गिर रहा है कि इसके अंदर अपना सुराख कर करके इसके अंदर माल भर के इसको सही किया, रिपेयर किया जा रहा है। ये पुल क्या चलेगा? चांदनी चौक इलाके में बड़ा तबका कारोबार से जुड़ा है। यहाँ किसी भी उम्मीदवार को जिताने और हराने में कारोबारी तबका बड़ा किरदार अदा करता है। लेकिन जीएसटी और नोटबंदी के असर से यहाँ के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है, जिससे अब तक भी कारोबारी उबर नहीं पाए। पिछले कई दहाइयों से कारोबार करने वाले राजीव खन्ना कहते हैं कि पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। पहले 40 लोग काम करते थे, अब बस 8 लोगों से काम चला रहा हूँ। वो सरकार की पॉलिसियों पर सवाल खड़े करते हैं। वादे तो उन्होंने बहुत लंबे चौड़े किए थे। ट्रैफिक का जो है सिस्टम ये ठीक होगा, और जो ये जो ई रिक्शा वगैरह से है वो और भी बल्कि ठीक होने की बजाय और खराब हो गया। सिस्टम यहाँ का कोई ऐसा नहीं है। जो आम पब्लिक है आने जाने उसको बहुत परेशानी है। हालात कारोबारी ईश्वर चौधरी और रेणुका गुप्ता के भी जुदा नहीं है। बड़ी बात यह है कि दोनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रेणुका बीजेपी से काउंसलर रह चुकी हैं, तो ईश्वर चौधरी पीएम मोदी को पसंद करते हैं। लेकिन दोनों ही अपने सांसद हर्षवर्धन और सरकार से नाराज हैं। इनका कहना है कि सरकार के फैसलों ने कारोबार को कहीं का नहीं छोड़ा और उन जैसे कारोबारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इलाके के सांसद हर्षवर्धन कभी इन कारोबारियों के बीच पहुंचे ही नहीं। 4 साल के कार्यकाल में हर्षवर्धन जी ने मेरे ख्याल में चांदनी चौक क्षेत्र में व्यापारी वर्ग के पास जो है आके कभी ये नहीं पूछा कि आपको क्या दुख या क्या तकलीफ है। उसके बाद में व्यापारी परेशान हुआ जब नोटबंदी हुई, बहुत ज्यादा व्यापार को बहुत हानि हुई। उसके बाद में जो जीएसटी आई, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। वैसे खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ इसलिए अभी जीएसटी नहीं आनी चाहिए थी। जीएसटी बहुत बढ़िया जो है मोदी जी का मिशन है, लेकिन वो मिशन जो है भारत की जनता के लिए अभी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी झंडा यहाँ फहराते हैं, चांदनी चौक से मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है, लेकिन चांदनी चौक की हालत देख लीजिए आप। इतना कंजेशन है, ट्रैफिक की कोई सुधार नहीं हुआ है, और मतलब सैनिटेशन नहीं है यहाँ पे। लेडीज टॉयलेट्स की बहुत कमी है यहाँ पे, और जो एक यूनिक एक तरह का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था कि सबके लिए, अब जो यहाँ पे मैंने जगह जगह सुना है कि जो एनक्रोचमेंट और ये हटा रहे हैं, सब बुरा हाल है। कई वादे थे, कई दावे थे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। इस सब के बीच मरकजी वजीर और चांदनी चौक के सांसद हर्षवर्धन अपने कामों से मुतमईन हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लोगों को राहत देने के लिए कई काम किए हैं और इसी की बुनियाद पर वो आगे आवाम के बीच जाएंगे।
4 साल बीत चुके हैं, आखिरी साल चल रहा है। यकीनन सोचना सरकार और इलाके के सांसद को ही है कि वो आगे क्या करते हैं, जिससे इलाके के लोग, खास तौर पर कारोबारी, खुश हो सकें। क्योंकि 2019 का इलेक्शन यकीनन चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। तो कई वादे जरूर हुए थे 2014 में, लेकिन उन वादों पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। ये आम लोगों की भी शिकायतें हैं, कारोबारियों की भी। खासतौर पर चांदनी चौक के जो कारोबारी है, उनकी कमर जीएसटी और नोटबंदी ने तोड़ी है, वो इस बात को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार को ही सोचना है, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है कि कैसे इन लोगों को खुश किया जाता है। कैमरामैन सुरजीत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस मुल्क की दारुल हुकूमत चांदनी चौक में, इस मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली है और दिल्ली का इलाका चांदनी चौक है। अगर वहां पर भी ये हालात हैं आज़ादी के 70 बरस बाद, तो फिर ग्राउंड जीरो का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखता है और ग्राउंड जीरो की ज़रूरत आन पड़ती है। क्योंकि अगर हम जाएंगे, लोगों के दरमियान, आपके दरमियान आएंगे, ग्राउंड जीरो के जरिए इसी तरीके से हम अलग अलग इश्यूज़ को उठाएंगे। और इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा चांदनी चौक से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने, आइए ये भी सुन लेते हैं। ये एक लाइन में तो यहाँ के कामों का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे काम हैं चारों तरफ। इतने सारे स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, सैकड़ों जिम्स लगा दिए, कई सारे जो ये आपका जो रानी झांसी का फ्लाईओवर है, 10 साल से जो है ये प्रोजेक्ट जो है उसमें फाइलों में दबा हुआ पड़ा था। उसको 3-4 साल में सारे को अलाइव करके, और अभी तो स्थिति ये आ गई कि 2 महीने के बाद हम रानी झांसी फ्लाईओवर को जो है डेडिकेट करने जा रहे हैं। और कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसके अंदर जो है कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, जहाँ पर जिस चीज़ की भी आवश्यकता थी। कहीं पार्क्स को डेवलप करना है, कहीं जिम्स लगाने हैं, कहीं पार्क्स के अंदर कोई सुविधाएं क्रिएट करनी है। तो मैं तो सिर्फ जिसको हमारी कंस्टिट्यूंसी में हमने क्या किया उसकी जानकारी लेनी है, उसको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर में या अपने एप्पल स्टोर में जाइए, डॉक्टर हर्षवर्धन लिखिए। डॉक्टर हर्षवर्धन नाम का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मेरी कंस्टिट्यूंसी चांदनी चौक में मेरे द्वारा किए गए काम, उसका एक तो विस्तार से विवरण है। अब उसको एक लाइन में 2 लाइन में नहीं बताया, और हर एक जो काम किया है उसका उसमें फ़ोटोग्राफ भी है, उसका वीडियो भी है। तो आप अपने इलाके के हुए हुए कामों का विवरण भी पढ़ सकते हैं, उसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और इतना काम जितना मैंने चांदनी चौक में किया पिछले 4 साल में, और अभी अगले 1 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और फर्दर वहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे, जिनके हम ऑलरेडी अपने एमपी डेवलपमेंट फंड से पैसे दे चुके हैं, जिनके कोई टेंडरिंग के प्रोसेस में है, कोई वर्क अवार्ड के प्रोसेस में है। तो लगभग सब जगह पे डीडीए की भी मदद उसमें ली है, जो और जो सरकारी संस्थाएं हैं सबकी मदद ली है, कल्चर मिनिस्ट्री की मदद ली है। अब रोशनारा पार्क है, उसका डेवलपमेंट जो है कल्चर मिनिस्ट्री के सहयोग से हमने योजना बना के कर रहे हैं। शाहजहानाबाद का हमने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का शुरू किया था, पहले 6 महीने में बहुत काम हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जो दिल्ली सरकार है उसने हमें समर्थन नहीं किया। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो मेंबर पार्लियामेंट हैं चांदनी चौक इलाके से, वो तमाम बातें गिना रहे थे, वो काम गिना रहे थे जो वो कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि एक ऐप बनाया है चांदनी चौक इलाके को लेकर, तो क्या सारी तरक्की ऐप के ऊपर ही हो रही है? क्या सारी तरक्की वहीं पर नजर आएगी? ग्राउंड जीरो पर वो नजर क्यों नहीं आती? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप सब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। ग्राउंड जीरो आप देख रहे हैं, ये पहला शो है जी सलाम का। कोशिश है ग्राउंड जीरो के जरिए आपसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को हम उठाएं, हमारा एक नुमाइंदा आप तक पहुंचे, ग्राउंड जीरो तक पहुंचे, वहां पर रिकॉर्डिंग करे, देखे, कैमरे की आंख से देखे, कैमरे की नजर से देखे, खुद की नजर से देखे, खुद के नजरिए से देखे, और आपकी तमाम इश्यूज को वो एक तरीके से जो है वो कैमरे में कैद करे और उसको रिपोर्ट बना करके अवाम तक, आप लोगों तक, हुकूमत तक, हुक्मरानों तक, सियासतदानों तक पहुंचाए, ताकि मसले का हल हो सके। और इसी के तहत हमारा ये पहला एपिसोड, हमारा ये पहला शो आज हम पेश कर रहे हैं। और इस पहले शो में हमने बात की है हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली की और दिल्ली के दिल चांदनी चौक की।
चांदनी चौक में लाल किला भी आता है। इसी लाल किले से हर साल इस मुल्क के वजीर आजम जो है वो इस मुल्क का परचम फहराते हैं। यहाँ से एक पैगाम जाता है जो पूरी ही दुनिया में पहुंचता है। लेकिन अगर उस इलाके की जिसमें ताजमहल, जिसमें माफ कीजिएगा, जिसमें लाल किला हो, अगर उसी इलाके से कुछ लोग परेशान हो चीज़ों को लेकर के, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हों, 70 बरस में भी जो हल ना हो पाई हों, तो सवाल बड़े उठते हैं। तरक्की फिर कहाँ दिखती है? ग्राउंड जीरो पर वो तरक्की क्यों नहीं दिखती? एक पुल है जो पिछले 10 बरस से बन रहा है, उस पर सियासत भी हो रही है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं। 800 करोड़ रुपया खर्च होना था, वो 1800 करोड़ रुपए का उसका बजट पहुंच गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पैसा आम आवाम की जेब से निकलता है, टैक्स पेयर्स की जेब से ये पैसा निकलता है। तो जाहिर तौर पर सवाल जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर ग्राउंड जीरो प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पर अपने रिपोर्टर को भेजना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पर अपने नुमाइंदों को भेज करके ये पता करना पड़ता है कि आखिर परेशानी कहाँ है, जिम्मेदार कौन है और उस मसले का हल कैसे हो। इसी के तहत हमारी टीम पहुंची थी और चांदनी चौक में देखा था कि वहां पर एक ही प्रॉब्लम नहीं है, एक ही तरह की जो है वो दिक्कत नहीं है। वहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स के अलावा, वो वहां पर ट्रैफिक जैम है। क्यों नहीं हुकूमतों ने वहां पर रास्ते को वसी करने पर ध्यान दिया? क्यों नहीं पैसे को खर्च किया गया? चूंकि जो सबसे बड़ी चीज घर से बाहर निकलने के बाद दिखती है वो रास्ते दिखते हैं, वो सड़क दिखती है, वो वहां पर ट्रैफिक सिस्टम दिखता है। अगर वही सिस्टम खराब हो तो जाहिर तौर पर बड़े सवाल उठते हैं और इन सवालों को उठाने के लिए ही, इन सवालों को देखने के लिए ही, इन सवालों को समझने के लिए ही, इन सवालों को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने तैयार की है। ये आपने देखी। तो जाहिर तौर पर हम हर हफ्ते जो है वो आपके दरमियान रहेंगे, अलग अलग इश्यूज को उठाएंगे। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के जरिए आपसे जुड़े तमाम मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि आप जब भी ये महसूस करें कि आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है, आपके आसपास कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें वहाँ के जो सियासतदान हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अफसरान हैं, वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप जी सलाम तक अपनी बात को पहुंचाएं। बहुत सारे जरिए हैं, टेलीफोन के जरिए पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा सकते हैं, आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए पहुंचा सकते हैं। वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आपकी चीज़ों को देखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को जानेंगे और अपने नुमाइंदे भेजेंगे और ग्राउंड जीरो तैयार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को देख करके जो हुकूमत है वो जो है आपके मसलों को समझे और उन्हें हल करे। और अब आपको दिखाते हैं आज की तारीख 22 जुलाई। अगर हम बात करें 2 जुलाई 1972 की, तो आज ही के दिन हुआ था शिमला समझौता। 1971 के भारत पाक जंग में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। पाकिस्तानी सेना ज्यादा दिनों तक भारतीय सेना के आगे टिक नहीं सकी थी। पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया था। इसके साथ ही बांग्लादेश के नाम से एक आजाद मुल्क वजूद में आया था। यह जंग बहुत ही कम, यानी सिर्फ 13 दिन तक चली थी। जदीद तारीख की यह सबसे कम मुद्दत वाली जंग है। इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके 90,000 सैनिकों को भारत ने जंगबंदी बना लिया था। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच 2 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौते के नाम से भी या शिमला मुआहिदे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। 2 जुलाई 1990 का एक और जो है वो पहलू है और उस पहलू पर भी हम नजर डालेंगे। 2 जुलाई 1990 की बात अगर हम करें तो हज के दौरान मक्का में 2 जुलाई 1990 को भयानक हादसा हुआ था। लाखों लोगों की भीड़ की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई थी। करीब 1426 लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर से हर साल लाखों लोग हज के लिए मक्का पहुंचते हैं। 1990 के हज का ये साल एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना था। पिछले कुछ वर्षों में हज के दौरान हुए हादसों में यह सबसे बड़ी घटना थी। हर साल दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा लोग मुकद्दस सफर पर जाते हैं। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी जब वहां पर होती है तो वो कई बार हादसों की वजह बन जाती है। इसके अलावा आज ही के दिन 1897 में इतालवी साइंसदान मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया था। साल 1698 में ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने पहले बिजनेस स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल किया था।
1916 की बात करें तो 1916 में भारतीय जियोलॉजी सर्वे का कयाम अमल में आया था। और इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप अपनी और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वहां पर फैलाई जाने वाली अफवाहें बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने और असरदार बनाने के लिए आपके मशवरों का इंतजार हमें रहेगा। और अब से कुछ ही देर के बाद बुशरा खानम के साथ देखिए आपकी बात। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कश्मीर के हालात पर मनमोहन सिंह के घर हुई कांग्रेस की मीटिंग। पीडीपी से इत्तेहाद को लेकर पार्टी में दो धड़े। सिंघवी ने इत्तेहाद को नकारा तो अंबिका सोनी ने की पैरवी। कल श्रीनगर में मिलेंगे कांग्रेस के 100 लीडर। जम्मू कश्मीर के हालात पर गवर्नर ने की ऑल पार्टी मीटिंग। कई इश्यूज पर चर्चा। साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने की असेंबली तहलील करने की मांग। लश्कर तैयबा के निशाने पर अमरनाथ यात्री कुलगांव के मीर बाजार में वैसू की जगह पर हो सकता है हमला। नवीद जट कर सकता है हमला करने वाले दहशतगर्द का क़यादत। दिल्ली के बुराड़ी केस में 2 एंगल से जारी है क्राइम ब्रांच की जांच। किसी मजहबी रहनुमा की बातों में आकर मोक्ष के लिए खुदकुशी का खदशा। 11 लोगों की रूह निकालने के लिए घर की दीवार में लगाए गए थे 11 पाइप। और अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी मुश्किल। रोहिणी कोर्ट ने एहलिया योगिता बाली और बेटे महा अक्षय के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया हुक्म। दोनों पर रेप, धोखाधड़ी